इतनी छोटी सी उम्र में ही प्रिंस के ऊपर इतना बड़ा भार आ चुका था। जैसे तैसे वह छोटा मोटा चीज बनाकर सबको खिला देता था। आज भी जब उसे जोरों की भूख लगी तब उसने जैसे तैसे कुछ बना लिया। फिर एक प्लेट में डालकर अपनी छोटी सी बहन अंजी के सामने रख देता। अंजी दूर बैठी अपने भाई को मैगी बनाते देखती रही। उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। जैसे ही प्लेट उसके सामने आई वह खाने बैठ जाती। प्रिंस उसे खाता देखता रहता। और चाहिए? हाँ, अंजी खाते खाते ही बोल देती। प्रिंस थोड़ी सी मैगी और उसकी प्लेट में डाल देता। उसके सामने पानी का गिलास रख देता। अंजी जब खा चुकी होती तब जितनी मैगी बच जाती वह प्रिंस खा लेता। अक्सर मैगी कम ही बच पाती थी। दादाजी मैगी नहीं खाते, उनके लिए प्रिंस चाय बना देता। फिर प्रिंस दोनों की प्लेट, चाय का कप साफ करके रख देता। वह अंजी का हाथ पकड़कर बाहर के कमरे में ले आता और दोनों चुपचाप बैठ जाते। इस कमरे में ही दादाजी का पलंग बिछा था जिसमें वे लेटे रहते। उन्हें लकवा लगा हुआ था, इस कारण उनसे चलते नहीं बनता था। हालांकि थरथराहट के साथ वे बोल तो लेते थे, पर उनकी इस भाषा को प्रिंस कम ही समझ पाता था। प्रिंस ही उनका हाथ पकड़कर उन्हें बाथरूम तक ले जाता और फिर बिस्तर तक छोड़ देता। वे असहाय नज़रों से प्रिंस को देखते रहते। उनकी आंखों से बहने वाले आंसू इस बात के गवाह थे कि वे बहुत कष्ट में हैं। इस कमरे में ही प्रिंस की माता पिता की फ़ोटो लगी थी जिस पर फूलों का हार डला था। फ़ोटो देखकर वे मम्मी पापा की यादों में खो जाते। मम्मी, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। हाँ, अभी रोटी सेकती हूँ। तब तक मैगी बना दूँ क्या? रोज़ रोज़ मैगी, मैं तो बोर हो गया हूँ। आप तो पराठा बना दो। अच्छा चलो ठीक है, पहले तुमको पराठा बना देती हूँ, बाद में काम कर लूँगी। यह कहती हुई मम्मी अपना हाथ धोकर किचन में चली जाती। कुछ ही देर में वे प्लेट में पराठा, अचार और शक्कर रख कर ले आती। शक्कर कम खाया करो, वे हंसती हुई कह देती। पर मुझे बगैर शक्कर के पराठा खाना अच्छा नहीं लगता मम्मी। अचार तो है, उससे खाओ। अचार तेल वाला, और फिर कितनी मिर्ची भी तो है उसमें। प्रिंस नाक सिकोड़ लेता। अच्छा बाबा, तुमको जो पसंद है वह खाओ। यह कहती हुई वे अंजी को गोद में उठा लेती। तुम क्या खाओगी? मुझे दूध चाहिए, चॉकलेट वाला। दूध ही दूध पीती हो, एक आध पराठा भी खा लिया करो। प्रिंस और अंजी बाहर के कमरे में बैठकर एकटक अपनी मम्मी और पापा की फोटो को देखते रहते। उनकी आंखों में आंसू बहते रहते। तभी अचानक बाहर किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज़ आई। प्रिंस बोझिल कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ गया। वह जानता था कि इस समय केवल सरिता दीदी ही आई होंगी। वैसे भी अब उनके घर में कोई आता जाता नहीं था। पापा थे तब कोई ना कोई आता जाता रहता था, पर अब तो जैसे सभी ने इस घर की तरफ से मुंह फेर लिया था। सरिता दीदी ही थी दरवाजे पर। दरवाज़ा खुलते ही वे अंदर आ गई। उन्होंने लाड से अंजी को गोद में उठा लिया। दीदी जब भी इन बच्चों को दिखती उनकी आंखों में आंसू बह निकलते। कितना अच्छा घर था, सभी लोग हंसी खुशी से रहते थे। पर एकाएक कुदरत ने ऐसा क्या कर दिया कि महीने भर में ही सारी खुशियां गायब हो गई। प्रिंस के पापा दिलीप थे भी भले आदमी। वे कचहरी में नौकरी करते थे। ज़रूरतमंद लोगों की हमेशा मदद करने और उनकी ईमानदारी की वजह से सभी लोग उनकी इज्जत करते थे। उम्र ज़्यादा नहीं थी। उनकी पत्नी दीपा थी तो घरेलू महिला, मगर भी सामाजिक कामों में आगे रहती। दिलीप उन्हें कभी नहीं रोकते थे। 2 संतानें थीं। पिताजी थे जो उनके साथ ही रहते थे। माँ का देहांत तो कुछ वर्ष पूर्व ही हो गया था। माँ की मौत ने पिताजी को तोड़ दिया था। वे बिस्तर पर लग गए थे। पिछले साल उन्हें लकवा लग गया। दिलीप उनकी सेवा करते और उनकी पत्नी भी उन्हें अपने पिता की तरह ही सहयोग करती। वैसे तो दिलीप का एक भाई और था, सुशील, पर वह शादी हो जाने के बाद से ही इस शहर से अलग रह रहा था। एक बहन भी थी जिसकी वे अभी शादी हो चुकी थी। पिताजी ने बकायदा अपनी जायदाद को 3 भागों में बांट दिया था। सुशील को भी एक हिस्सा मिला और बहन को भी। वैसे तो पिताजी चाहते थे कि वे एक हिस्सा अपना भी बचाए। बुढ़ापे का क्या भरोसा, किसी ने साथ नहीं दिया तो कम से कम 2 टाइम की रोटी तो खा ही लेंगे। पर दिलीप ने उन्हें भरोसा दिला दिया था कि वे पूरे समय उनकी देखभाल करेंगे, वे चिंता ना करें। उन्होंने दिलीप की बात मान ली।
प्रिंस के पिता दिलीप जानते थे कि इस चौथे हिस्से के चक्कर में भाई बहनों में झगड़ा हो जाएगा। वे नहीं चाहते थे कि उनके भाई और बहनों के बीच कभी भी जायदाद को लेकर कोई झगड़ा हो। दिलीप अपने भाई सुशील को बहुत स्नेह करते थे और बहन को भी। बहन भी जब मायके के नाम पर आती थी तो दिलीप के घर पर ही आती थी। सुशील के घर तो केवल बैठने जाती थी। अक्सर जब भी बहन मायके में रुककर अपने ससुराल जाती तो दिलीप फुट फुट कर रोते, जैसे अपनी बिटिया को विदा कर रहे थे। दिलीप शाम को घर लौटते तो अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर घुमाने ले जाते। बच्चे उनके आने की राह देखते रहते। कई बार उनकी पत्नी भी साथ हो लेती, पर अक्सर ऐसा हो नहीं पाता था। दीपा घर में ठहर जाती और बच्चों के लिए खाना बनाने लगती। शाम का खाना सभी लोग मिलकर खाते। अंजी को खाना खिलाना दीपा के लिए बड़ी चुनौती होती। वह पूरे घर में दौड़ लगाती रहती और हाथों में कौर पकड़े दीपा उसके पीछे भागती रहती। दीपा जानती थी कि अंजी का यह खेल है, इसीलिए वह कभी झुंझलाती नहीं थी। प्रिंस पापा के साथ बैठकर खाना खा लेता। दीपा तो पिताजी को खाना खिलाने के बाद ही खुद खाना खाती। पिताजी के लिए खाना अलग से बनाती थी। दीपा स्वयं सामने खड़ी रहकर पिताजी को खाना देती और फिर उनकी दवाई भी देती। वह अपने पल्लू से पिताजी का चेहरा साफ करती और उन्हें सुला देती। तब तक दिलीप अपने बच्चों का होमवर्क करवा देते। दिलीप के परिवार में कोई समस्या न थी, पर एक दिन अचानक दिलीप बीमार हो गए। ऑफिस से लौटे तो उन्हें तेज बुखार था। हल्की खांसी भी चल रही थी। वे रात भर तेज बुखार में पड़े रहे। उन्हें लग रहा था कि मौसम के परिवर्तन के कारण ही उन्हें बुखार आया है। हालांकि शहर में कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा था। इस कारण से दीपा भयभीत हो गई थी। आप डॉक्टर से चेकअप करा लो। दीपा की आवाज़ में भय और चिंता साफ झलक रही थी। नहीं, एक आध दिन देख लेते हैं। थकान के कारण बुखार आ गया होगा शायद। वे उस दिन ऑफिस नहीं गए। उन्होंने अपने साहब को फ़ोन कर ऑफिस ना आ पाने के बारे में बता दिया था। दीपा ने बच्चों को उनके पास नहीं जाने दिया। प्रिंस दूर से ही पापा से बातें करता रहा। पापा के बगैर उसका मन लगता कहाँ था। अंजी तो दौड़कर उनके बिस्तर पर चढ़ ही गई। बड़ी मुश्किल से दीपा ने उसे उनसे अलग किया। दिलीप 2-3 दिनों तक ऐसे ही पड़े रहे। इन 2-3 दिनों में दीपा ने कई बार उनसे डॉक्टर से चेक करा लेने को बोला, पर वे टालते रहे। दीपा की घबराहट बढ़ती जा रही थी। दीपा ने अपने देवर सुशील को फ़ोन कर दिलीप की बीमारी के बारे में बता दिया था, पर सुशील देखने भी नहीं आया। उस दिन दीपा ने फिर सुशील को फ़ोन लगाया। भाई साहब, इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब लग रही है। हमें लगता है कि इन्हें डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। अरे आप चिंता मत करो, वे ठीक हो जाएंगे। नहीं, आज 5 दिन हो गए हैं, उनका बुखार उतर ही नहीं रहा है। आप आ जाएं तो इन्हें हॉस्पिटल ले जाकर दिखा दें। दीपा के स्वर में अनुरोध था। अरे भाभी, मैं कैसे आ सकता हूँ? यदि भाई को कोरोना निकल आया तो? पर मैं अकेली कहाँ लेकर जाऊँगी? आप आ जाएं भाई साहब, प्लीज़। नहीं भाभी, मैं रिस्क नहीं ले सकता। और सुशील ने फ़ोन काट दिया था। दीपा की बेचैनी अब बढ़ गई थी। उसने खुद ही दिलीप को हॉस्पिटल ले जाने का निर्णय कर लिया। दीपा ने दिलीप को सहारा देकर ऑटो में बैठाया और खुद उसे पकड़कर बाजू में ही बैठ गई। बड़ी मुश्किल से एक ऑटो वाला उन्हें हॉस्पिटल ले जाने को तैयार हुआ था। 1000 रुपया लूँगा बहन जी। 1000? हॉस्पिटल तो पास में ही है, 50 रुपये ही तो लगते हैं, और आप 1000 रुपये की कह रहे हो? कोरोना चल रहा है बहन जी, और आप मरीज को लेकर जा रही हैं। यदि मरीज को कोरोना हुआ तो मैं तो मर ही जाऊंगा ना, फ्री फोकट में। ऑटो वाले ने मजबूरी का पूरा फ़ायदा उठाने की ठान ही ली थी। पर भैया, ये तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ठीक है, आप दूसरा ऑटो देख लो, कहकर ऑटो स्टार्ट कर लिया। दीपा एक तो वैसे ही घबराई हुई थी। बड़ी मुश्किल से ऑटो मिला था, इसलिए वह 1000 रुपये देने को तैयार हो गई। उसने दिलीप को सहारा दिया। दिलीप 5 दिनों की बुखार में इतने कमज़ोर हो गए थे कि स्वयं से चल भी नहीं पा रहे थे। दीपा के कंधों का सहारा लेकर वे ऑटो में बैठ गए। ऑटो में भी दीपा उन्हें जोर से पकड़ी रही। बच्चे दूर खड़े होकर उन्हें हॉस्पिटल जाते देख रहे थे। दिलीप को कोरोना ही निकला। उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। डॉक्टर ने सीटी स्कैन करा लेने की सलाह दी। उसकी रिपोर्ट दूसरे दिन मिल पाई। फेफड़ों में इन्फेक्शन पूरी तरह फैल चुका था।
दिलीप को किसी बड़े हॉस्पिटल में भर्ती कराना आवश्यक था। दीपा बुरी तरह घबरा चुकी थी। वह अकेले दूसरे शहर कैसे लेकर जाएगी? उसने एक बार फिर सुशील से बात की। भाई साहब, इन्हें कोरोना निकल आया है और सीटी स्कैन के बारे में बता रहे हैं कि फेफड़ों में इन्फेक्शन बहुत फैल चुका है, तत्काल बाहर ले जाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ भाभी? मैं अकेली कहाँ लेकर जाऊंगी? आप साथ चलते तो मुझे मदद मिल जाती। ऐसा कैसे हो सकता है भाभी? कोरोना मरीज के साथ मैं कैसे चल सकता हूँ? मैं बहुत मुसीबत में हूँ। भाई साहब, आप मेरी मदद कीजिए प्लीज़। देखो भाभी, इन परिस्थितियों में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ये आपके भाई हैं भाई साहब। यदि आप ही मुसीबत में मदद नहीं करेंगे तो मैं किसके सामने हाथ फैलाऊंगी? दीपा रोने लगी थी, पर दीपा के रोने का कोई असर सुशील पर नहीं हुआ। नहीं भाभी, मैंने कहा ना, मैं रिस्क नहीं ले सकता। आप ही लेकर जाएं। और सुशील ने फ़ोन काट दिया। हताश दीपा बिलख पड़ी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। 2-3 हॉस्पिटल में भटकने के बाद आखिर एक हॉस्पिटल में दिलीप को भर्ती कर ही लिया गया। उसे सीधे आईसीयू में ले जाया गया, जहां किसी को आने की अनुमति नहीं थी। दीपा को एम्बुलेंस बहुत मुश्किल से मिल पाई थी। उसने दिलीप के ऑफिस में फ़ोन लगाकर साहब को बोला था। साहब ने ही एम्बुलेंस की व्यवस्था की थी। हालांकि एम्बुलेंस वाले ने उससे 20,000 रुपये ले लिए थे। उसने कोई बहस नहीं की। इस समय उसे पैसों से ज़्यादा फिक्र पति की थी। एम्बुलेंस में बैठने के पहले ही उसने एक बार फिर अपने देवर को फ़ोन लगाया था। सुनो, इनके साथ मैं जा रही हूँ। घर में बच्चे और पिताजी अकेले हैं, आप उनकी देखभाल कर लें। तब सुशील ने साफ इनकार कर दिया। उसने अपनी ननंद को भी फ़ोन लगाया था। ननंद पास के ही शहर में रहती थी, पर ननंद ने भी आने से मना कर दिया। दीपा अपने साथ बच्चों को लेकर नहीं जा सकती थी, और उन्हें भी ले जाती तो पिताजी, उनकी देखभाल के लिए भी तो कोई चाहिए। उसने अपनी काम वाली दीदी को फ़ोन लगाया। सरिता दीदी, मुझे इन्हें लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। घर में बच्चे और पिताजी अकेले हैं, तुम उनकी देखभाल कर सकती हो? दीपा के स्वर में दया भाव थे। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि सरिता उसका सहयोग करेगी। जब उसके सगे ही मदद नहीं कर रहे हैं तो फिर काम वाली बाई से क्या अपेक्षा की जा सकती है? पर उसके पास कोई और विकल्प भी था नहीं। इसीलिए उसने एक बार फिर सरिता से अनुरोध कर लेना उचित समझा। ज़्यादा तबीयत खराब है साहब की? हाँ, दूसरे शहर ले जाना पड़ रहा है। अच्छा, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आ जाती हूँ आपके घर। सरिता दीदी ने अपेक्षा से परे जवाब दिया था। सच में तुम आ पाओगी सरिता दीदी? दीपा को विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ, मैं अभी आ जाती हूँ, आप चिंता ना करें। सरिता दीदी के स्वर में दृढ़ता थे। पर सरिता दीदी, मालूम नहीं मुझे कब तक हॉस्पिटल में रहना पड़े। मैं रह जाऊंगी, आप साहब का इलाज करा लें। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी सरिता दीदी। इसमें एहसान की क्या बात बाई साहिबा? हम लोग एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो हम इंसान कहलाने लायक भी नहीं होंगे। सरिता दीदी के स्वर में अपनत्व झलक रहा था। दीपा के निकलने के पहले ही सरिता दीदी आ गई थी। सरिता दीदी के आ जाने से उसकी एक चिंता तो दूर हो गई थी। दिलीप को भर्ती हुए 2 दिन ही हुए थे कि दीपा को भी भर्ती होना पड़ा था। दिलीप को भर्ती करा लेने के बाद उसे तो आईसीयू में जाने नहीं दिया जा रहा था, तो वह हॉस्पिटल के परिसर में ही बैठी रहती थी। उस दिन उसे वहाँ तेज बुखार से तड़पता देखकर नर्स ने हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया था। पहले तो उसे जनरल वार्ड में रखा गया, पर जब उसकी तबीयत और बिगड़ी तो उसे भी आईसीयू में ही ले जाया गया। पति पत्नी दोनों के पलंग आमने सामने थे। दिलीप ने जैसे ही दीपा को आईसीयू वार्ड में देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। दीपा बेहोशी की हालत में थी, इसीलिए वह अपने पति को नहीं देख पाई। दिलीप बहुत देर तक आंसू बहाते रहे। वे अपनी पत्नी की इस हालत का जिम्मेदार खुद को ही मान रहे थे। दीपा की बेहोशी दूसरे दिन दूर हो पाई। उसने अपने चेहरे पर मास्क लगा पाया, जिससे ऑक्सीजन उसके अंदर जा रही थी। घड़ी की टिक टिक करने जैसी आवाज़ चारों ओर गूंज रही थी। उसके हाथ में बोतल लगी हुई थी। वह बहुत देर तक हक्का बक्का सी सब देखती रही। उसे समझ में आ गया था कि वह भी आईसीयू वार्ड में भर्ती है। ऐसा समझ में आते ही उसकी निगाहें अपने पति को ढूंढने लगी। सामने के बेड पर पति को देखते ही वह बिलख पड़ी।
दिलीप भी पत्नी को यूं ही एकटक देख रहे थे। उनका मन हो रहा था कि वे पलंग से उठकर खड़े हों और अपनी पत्नी के पास जाकर उसे ठाठस बंधाएं, पर वे हिल भी नहीं पा रहे थे। पति पत्नी दोनों आमने सामने के बेड पर लेटे एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों की आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। दीपा की सांसें सबसे पहले थमी थी। पति को देखते हुए उसने अंतिम सांस ली। दिलीप को तो तभी पता चला जब उसने दीपा का बेड खाली देखा। उसकी झपकी लग गई थी। उस बीच में दीपा ने अंतिम सांस ली थी। नर्स ने बताया था कि सामने वाले बेड वाली महिला की मृत्यु अभी अभी हुई है। नर्स को पता नहीं था कि वह उसकी पत्नी थी। पत्नी की मृत्यु का समाचार सुनकर दिलीप को गहरा धक्का लगा और शाम तक वे भी चल बसे। दोनों की डेड बॉडीज स्वगृह में रख दी गई थी। दीपा के फ़ोन से मिले नंबर पर हॉस्पिटल के स्टाफ ने फ़ोन कर दोनों की मृत्यु की सूचना दी थी। दीपा के मोबाइल में सबसे ऊपर सुशील का ही नंबर था। इस कारण सुशील को फ़ोन लगाया गया, पर उसने फ़ोन नहीं उठाया। दूसरा नंबर सरिता दीदी का था, जिस पर घंटी गई तो फ़ौरन तुरंत रिसीव हो गया। सरिता दीदी दीपा के मोबाइल नंबर को जानती थी। जब से दोनों हॉस्पिटल गए हैं तब से दीपा रोज़ ही उससे बात करती रहती थी और अपने बच्चों के हालचाल जानती रहती थी। इस बार सरिता दीदी ने जो कुछ सुना उससे वे दहल गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। बच्चों को और पिताजी को इसकी सूचना दे या नहीं। बच्चे वैसे भी जब से मम्मी पापा गए हैं तब से ही उदास बैठे हैं। उसने खामोशी से दोनों की मृत्यु का समाचार सुना। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। प्रिंस जब भी मम्मी का फ़ोन सरिता दीदी के पास आता था तो मम्मी उससे बात करेगी, यह सोचकर सरिता दीदी के पास आ जाता था। दीपा सरिता दीदी से सारा हालचाल लेने के बाद प्रिंस से बात करती भी थी और हिदायत भी देती थी कि सरिता दीदी को परेशान ना करें। आज भी जब फ़ोन की घंटी बजी तो प्रिंस सरिता दीदी के पास आकर बैठ गया था, इस उम्मीद में कि उसकी मम्मी उससे भी ज़रूर बात करेगी। पर आज सरिता दीदी ने ही बात नहीं की थी, केवल फ़ोन सुना था और फिर बंद कर दिया था। मेरी बात कराओ ना मम्मी से। प्रिंस ने जैसे ही सरिता दीदी को फ़ोन बंद करते हुए देखा तो हड़बड़ा गया। प्लीज़ दीदी, मुझे मम्मी से बात करनी है। प्रिंस ने सरिता दीदी का मोबाइल झपटने का प्रयास किया, पर जैसे ही उसने सरिता दीदी की आंखों से आंसू बहते देखे वह सहम गया। सरिता दीदी ने किसी को कुछ नहीं बताया। उसने 2-3 बार सुशील को फ़ोन लगाया, तब जाकर सुशील से ही बात की। मैं काम वाली बाई बोल रही हूँ। आपके भाई दिलीप साहब और भाभी दीपा साहिबा का कोरोना के चलते निधन हो गया है। अभी हॉस्पिटल से फ़ोन आया था। तो मैं क्या करूँ? दो टुक जवाब दे दिया सुशील ने। साहब जी, यहाँ तो केवल बच्चे ही हैं और पिताजी की तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया है। हाँ तो बता दो। सुशील के स्वर में अभी भी कठोरता ही थी। आप कैसी बातें कर रहे हैं साहब जी? मैं अकेली बच्चों को संभालूंगी कि पिताजी को? आप आ जाएं तो फिर हम बता देंगे। मैं नहीं आ रहा, तुमको जो अच्छा लगे सो कर लो। सुशील ने फ़ोन काट दिया। सरिता दीदी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। उसके पास दिलीप की बहन का फ़ोन नंबर भी था। उसने उनसे भी बात कर लेना बेहतर समझा। दीदी, दिलीप साहब और दीपा जी का निधन हॉस्पिटल में हो गया है। तुम कौन बोल रही हो? मैं काम करती हूँ उनके घर में, बच्चों की देखभाल के लिए यहाँ रुकी हूँ। ओह अच्छा, कहाँ मौत हुई है उनकी? घर में कि हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में हुई है, वहीं से अभी फ़ोन आया था। अच्छा, सुनकर बहुत दुख हुआ। उसके स्वर में दुख झलका भी। मैडम जी, अभी मैंने यहाँ किसी को बताया नहीं है, आप आ जाए तो बता देंगे। मैं कैसे आ सकती हूँ? मैं नहीं आ पा रही, कोरोना चल रहा है ना। फिर मैं क्या करूँ? सरिता दीदी के स्वर में निराशा झलक रही थी। वह मैं कैसे बता सकती हूँ कि तुम क्या करो? मैडम जी, अभी तो साहब की डेड बॉडी भी हॉस्पिटल में ही है। कोरोना मरीजों की डेड बॉडी परिवार को देते कहाँ हैं? पर वे तो कह रहे थे कि अंतिम संस्कार कर लो आकर। कहने दो, हम नहीं जाएंगे तो वे अंतिम संस्कार कर देंगे। वैसे तुमने सुशील भैया से बात की थी क्या? हाँ, अभी की थी, उन्होंने भी मना कर दिया। तो फिर रहने दो ना, जैसी प्रकृति की मर्जी। पर मैडम जी के भाई भी हैं और आप बहन भी हैं, आप लोगों को आकर अंतिम क्रियाक्रम करना चाहिए। सरिता दीदी की झुंझुलाहट बढ़ती जा रही थी।
अब तुम मुझे मत सिखाओ कि हमें क्या करना चाहिए। और बहन ने फ़ोन काट दिया था। सरिता दीदी बहुत देर तक मोबाइल पकड़े हेलो हेलो करती रही। सरिता दीदी ने पिताजी को सारा घटनाक्रम बता दिया था, और वह करती भी क्या, उसके पास कोई विकल्प रह ही नहीं गया था। पिताजी ने सुना तो वे दहाड़ मार कर रोने लगे। उन्हें रोता देख प्रिंस भी रोने लगा। उसे अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत देर से सरिता दीदी के कांधों से चिपका सारी बातें तो सुन रहा था, पर समझ कुछ नहीं पा रहा था। अंजी दूर खेल रही थी। उसने जब रोने की आवाज़ सुनी तो वह दौड़कर सरिता दीदी की गोद में जाकर बैठ गई। हॉस्पिटल से फिर फ़ोन आया। सरिता दीदी ने सारी परिस्थितियां उन्हें बता दी। साहब जी, हमारे घर में कोई नहीं है जो अंतिम संस्कार कर सके, पर हॉस्पिटल को पैसे भी लेने हैं। तुम कौन बोल रही हो? मैं तो काम वाली बाई बोल रही हूँ। घर में और कोई नहीं है क्या? 2 छोटे छोटे बच्चे हैं बस। देखो, हम बगैर अपना पैसा लिए डेड बॉडी तो देंगे नहीं, और ना ही उसका क्रियाक्रम करेंगे। वो ऐसी ही रखी रहेगी। अब वह आप जाने, आप डेड बॉडी से ही पैसा वसूल ले, कहकर सरिता ने फ़ोन काट दिया। दोबारा फ़ोन की घंटी बजी पर सरिता दीदी ने फ़ोन नहीं उठाया। सरिता दीदी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह बच्चों को और पिताजी को कैसे संभाले। हॉस्पिटल से फिर फ़ोन आया। अब की बार उन्होंने दूसरे नंबर से फ़ोन किया था। सरिता दीदी को लगा कि हो सकता है कि साहब जी के किसी रिश्तेदार का फ़ोन हो, इसीलिए उठा लिया। देखो, आपको हॉस्पिटल के पैसे तो देने ही होंगे। नहीं दे सकते। साहब जी और मेम साहब दोनों का देहांत हो चुका है, तो पैसे कौन देगा? उनके परिवार में और कोई नहीं है क्या? उनसे बात कराओ। कोई नहीं है, जो है वे भी मर गए, समझ लो। सरिता दीदी की आवाज़ में तल्खी थी। देखो, वह हम नहीं जानते। आप लोग आ जाएं और हमारा हिसाब चुकता कर दें। वो मैंने बताया ना कि मैं तो यहाँ काम करने वाली बाई हूँ, घर में कोई नहीं है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है। आप पैसे दो और डेड बॉडी उठाओ यहाँ से। सरिता दीदी कुछ नहीं बोली। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। यदि आपने हमारे हॉस्पिटल की रकम नहीं चुकाई तो हम आपके घर वसूली करने वालों को भेज देंगे। फिर आप जानो, यदि वे कोई गुंडागर्दी करते हैं तो। सरिता दीदी भी फिर चुप ही रहीं। हॉस्पिटल वाला कर्मचारी बहुत देर तक ऐसे ही धमकाता रहा। कोई जवाब नहीं मिला तो उसने फ़ोन रख दिया। डेड बॉडी नहीं लाई जा सकी। पिताजी बहुत देर तक रोते रहे, फिर चुप हो गए। पर प्रिंस को संभाल पाना सरिता दीदी के लिए कठिन हो रहा था। वह रह रह कर पूछता, दीदी, मम्मी पापा कब आएंगे? मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। सरिता दीदी कुछ नहीं बोलती। वह अपने आंसुओं को अपनी साड़ी के पल्लू से पोंछ लेती। अंजी तो उससे दूर हो ही नहीं रही थी। वह उसे अपनी छाती से चिपकाए रहती। परिवार के सभी लोगों को घटना के बारे में पता लग चुका था, पर आया कोई नहीं। सुशील भी नहीं आया और ना ही बहन आई। सरिता दीदी को अब अपने घर जाना था। वह ऐसे कब तक रह सकती थी, पर वह बच्चों को छोड़कर नहीं जा पा रही थी। घटना के चौथे दिन सुशील आए थे अपनी कार में। इसके थोड़े ही देर बाद बहन भी आ गई। देखो सरिता दीदी, हम लोग 2 दिन रुकेंगे, तुम अपने घर चली जाओ। वैसे तो सरिता दीदी का मन घर जाने को हो रहा था, पर जिस हाव भाव से सुशील और उनकी बहन आई थी उससे वह विचलित हो रही थी। पर उसे जाना ही पड़ा। आखिर वह घर की केवल नौकरानी ही तो थी। प्रिंस और अंजी उसे छोड़ ही नहीं रहे थे। बड़ी मुश्किल से वह वहाँ से आ पाई। आते समय उसने दोनों बच्चों के सिर पर हाथ फेरा और अपने आंसुओं को दबाते हुए लौट आई। सरिता दूसरे दिन फिर वहीं पहुंच गई। अपने घर में उसका मन नहीं लग रहा था। उसे रह रह कर बच्चों की याद आ रही थी। वह जब दिलीप के घर पहुंची तब उसे घर के सामने एक छोटा ट्रक खड़ा दिखा। वह चौंक गई। अरे, इसमें क्या आया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि साहब जी की डेड बॉडी आई हो? वह हड़बड़ाहट में सीधे घर के अंदर घुस गई। घर के अंदर का सारा सामान अस्त व्यस्त हालत में था। दोनों बच्चे एक कोने में खामोश बैठे थे। घर का बहुत सारा सामान पैक हो चुका है। सरिता दीदी बहुत चक्क रह गई। अरे, आप क्या घर खाली कर कहीं जा रहे हैं? नहीं, पर अब भैया भाभी हैं ही नहीं, तो इतने सामान की क्या ज़रूरत है? बेकार में रखा रखा खराब हो जाएगा, इसीलिए इन सामान को हम ले जा रहे हैं। सुशील ने सामान पैक करते हुए ही बोला था। उसने सरिता दीदी के चेहरे पर आ रहे भावों को देखा तक नहीं।
सरिता दीदी का चेहरा पीला पड़ चुका था। वह समझ गई थी कि ये लोग अब साहब जी के घर को लूट रहे हैं। पर साहब जी, बच्चे और पिताजी तो हैं ना, उन्हें तो सामान की आवश्यकता पड़ेगी ना। उन्हें जितने सामान की आवश्यकता है उतना छोड़ दिया है। अब की बार बहन ने उत्तर दिया था। सरिता दीदी कुछ नहीं बोली। वह अपनी हैसियत जानती थी। दोनों बच्चे, पिताजी और सरिता दीदी खामोशी के साथ अपने ही घर को लूटते देखते रहे। सामान ले जाने वाले वाहन के चले जाने के बाद दोनों ही अपनी अपनी कार में बैठकर निकल गए। जाते समय उन्होंने ना तो बच्चों से कोई बात की और ना ही पिताजी से। उनके जाने के बाद सरिता दीदी ने घर के शेष बचे सामान को व्यवस्थित किया और झाड़ू लगाई। अब पूरा घर खाली हो चुका था। सरिता दीदी ने दोनों बच्चों को और पिताजी को खाना खिलाया। उसे भी अपने घर लौटना था, इसीलिए उसने प्रिंस को कुछ ज़रूरी बातें बता दी थी। सरिता दीदी का भी अपना घर है और उसे कुछ और घरों में काम के लिए जाना भी था, वरना उसका मन तो इन बच्चों को छोड़ने के लिए बिल्कुल नहीं हो रहा था। सरिता दीदी के जाने के बाद प्रिंस अंजी को अपनी गोद में लिटाकर दादाजी के पलंग के पास ही बैठ गया गुमसुम सा। उसे आज मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी, पर वह अपने आंसुओं को दबाए हुए था। उसे एहसास होने लगा था कि वह घर में बड़ा है और अंजी की देखभाल उसे ही करनी है। सरिता दीदी मजदूर महिला थी। उसे कई घरों में काम करके इतना पैसा तो कमा ही लेना था कि वह अपने परिवार का पेट भर सके। इसीलिए वह दोपहर तक ही प्रिंस के घर आ पाती थी। प्रिंस को मैगी बनाना और चाय बनाना सिखा दिया था ताकि ज़रूरत पड़ने पर वे भूखे नहीं रह सके। वह खुद ही अपने पैसे से कुछ सामान ले आती और दोपहर में आने के बाद खाना बना देती। शाम तक वह वहीं रुकती, अंजी को नहलाती, उसके कपड़े धोती और घर की झाड़ू बुहारी कर देती। अंजी उसकी राह देख रही थी। मैगी बनाकर प्रिंस ने तो खिला दी थी, पर उसे माँ की गोद चाहिए थी, जिसका एहसास वह सरिता दीदी की गोद में बैठकर ही कर लेती थी। जैसे ही दरवाज़ा खुलकर सरिता दीदी अंदर आई, अंजी उसकी गोदी में चढ़ गई। वह रो रही थी। उसे रोता देखकर प्रिंस भी रोने लगा था। मम्मी तो अब कभी नहीं आएंगी ना दीदी, आप भी तो मेरी माँ ही हैं। आप हमें छोड़कर मत जाया करो प्लीज़ दीदी। सरिता दीदी की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। वे मन ही मन अनाथ बच्चों का सहारा बनने का संकल्प ले रही थीं। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।